हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड ईएमएफ। इससे जो पहले आपके टॉपिक हैं कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिए हैं टॉपिक। तो हम बात करेंगे अब सेल एंड ईएमएफ के बारे में। अब चैप्टर वाइज जो भी आपके टॉपिक डिलीट होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेल होता क्या है। केमिस्ट्री में आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में सेल को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कंप्लीट सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ सेल। तो केमिस्ट्री में आप वो चीज़ स्टडी करिए, बट यहाँ पर हम जो बेसिक टर्म्स हैं सिर्फ वही हमारे सिलेबस में है। सेल का कंस्ट्रक्शन और जो उसका टाइप है वो फिजिक्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सेल। तो क्यों हमें सेल की जरूरत पड़ती है वो हमें देखना है। तो एज वी नो कि ये कोई कन्वेयर बेल्ट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस कन्वेयर बेल्ट पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल लिंक हैं ऐसे। तो ये लिंक होके एक ऐसे चार्ज पार्टिकल की बेल्ट बनी है। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मूव करेगा एंड मूव करके इस चेन को कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। अब इस लोड पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे एंड जो लोड हमने लगाया है बल्ब, फैन, वो उसको क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्क करके इसको काम करवाएगा, एनर्जी देगा एंड देन गो बैक, रिटर्न होके वापस फिर से ऐसे चलेगा। अब देखिए, जो ये चार्ज पार्टिकल्स आए, इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि जब ये लोड पर लगते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे हम फैन की बात करें तो चार्ज पार्टिकल आए, फैन के साथ कोलाइड करेंगे, देन क्या होना चाहिए, फैन रोटेट करना चाहिए। इसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि फैन को रोटेट करें, रोटेट करने के बाद ये ऐसे अपने पाथ को रिट्रेस करे। अगर ये यहाँ पर रोटेट करने में इनकैपेबल है तो क्या होगा, फैन को रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चेन क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो हम इसको कंप्लीट सर्किट नहीं कहेंगे। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत है जो इन चार्ज पार्टिकल को एक कंटिन्यूअस पाथ दे। तभी हम बात करते हैं कि जो सर्किट है वो आपका क्लोज होना चाहिए, तभी उसके अंदर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो लोड पर जाकर क्या करें, एक्सर्ट करें, डू कोलिजन्स होंगे एंड कोलिजन्स करने के पास उसके पास एनर्जी है, तभी वो क्या कर रहे हैं, कोलिजन्स कर रहे हैं एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाए, वहां से क्रॉस करके निकल जाए। तो ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो इसमें हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपना पाथ कंटिन्यूअस फॉलो करें। अब ये जो सोर्स है, हमें कैसा सोर्स चाहिए, बहुत सारे सोर्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कौन करता है, तो सेल एक ऐसा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट। अब इसके पास कौन सी फॉर्म होती है, केमिकल एनर्जी। तो ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जिस सोर्स के पास जिस फॉर्म में एनर्जी होगा वो उसी फॉर्म में देगा। अगर इसके पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है तो ये मैकेनिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर इसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में देगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेल की, तो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल, इट मीन्स केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे इसको सर्किट में, से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। आपने सेल देखा ही होगा, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो कैसे करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू हियर दिस नेगेटिव टर्मिनल। अब इस नेगेटिव से ये एंटर करता है और जो अंदर चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे चले, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इट मीन्स जो हम देखते हैं आउटर सर्किट, हम किस दुनिया में है, बाहर की दुनिया में, हम सेल के अंदर तो है नहीं, तो हमें नहीं पता कि सेल के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ या करंट कैसे फ्लो करता है। हम सिर्फ क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो आउटसाइड है। अब आउटसाइड हम क्या देखते हैं, हमेशा हमने पढ़ा भी है कि जो करंट है वो कहाँ से चलता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव। बट ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनसाइड द सेल जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज लो पोटेंशियल एंड दिस इज हाई पोटेंशियल। तो नेगेटिव से कहाँ चले, पॉजिटिव, देन लीव करते हैं पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, एंड इन दिस वे सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखिए, जैसे आपने नोटिस भी किया है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब आपका इंस्टेंटली ग्लो करता है, तो उसका रीजन क्या है कि जो आप, ये नहीं होता कि जो पोल है वहां से चार्ज पार्टिकल चल के आएंगे एंड देन आपका बल्ब ग्लो होगा, तो उसमें डिले होगा इस प्रोसेस में। तो आपके सर्किट में हर जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस लोड के ऊपर काम करें। तो वो एनर्जी किसने दी, वो एनर्जी सेल ने दी। अब होता क्या है प्रोसेसर में कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो या आउटर कोई भी आपने फोर्स लगाया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ड्रिफ्ट करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है, ये इसको करेगा, और ये इतना इंस्टेंट होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट कि ये इसको कोलिजन करते करते डायरेक्ट क्या होता है, लोड पे एक्सर्ट करता है। दैट इज द कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए कि कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को ऑन करते हो, देन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर क्या मारते हैं, धक्का मारते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, या हम उसको बोलते हैं इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, कि इम्पल्स लगता है और ये इम्पल्स से ही क्या होता है, लोड के ऊपर फोर्स लगा, उस फोर्स से क्या हुआ, लोड के ऊपर वर्क हुआ और ये फिर से वापस अपने सर्किट को कंप्लीट करता है। तो दैट इज द कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है इसका, इम्पल्स। ओके, इस इम्पल्स की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो इन सर्किट एंड वी ऑब्जर्व कंटिन्यूअस पाथ, और जो बल्ब है वो कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहता है। अब यहाँ पे क्या किया इन चार्ज पार्टिकल्स ने, उनके पास एनर्जी है तो लोड के ऊपर क्या हुए, एक्सर्ट हुए, डू कोलिजन्स, वर्क किया। ठीक है, अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन नहीं कर सकते, और कोलिजन्स होने पे ही क्या होता है, रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस से ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। So note down all these points in your notebook and remember all the important points about cell. Now we will discuss about cell construction. उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है क्या होता है, सो H2SO4 हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब यहाँ पर जो H2SO4 है, H2SO4, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज 2H++ एंड SO4 2 नेगेटिव हियर। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। देन हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाला ऑफ जिंक, ये हमने जिंक रोड इस सॉल्यूशन के अंदर डिप की। Now out of ZnSO4 and H2SO4 अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, Zn2+ एंड SO4 2 नेगेटिव। तो H2SO4 के पास हमने कंसीडर किया कि इसके पास कितना एनर्जी,
15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ZnSO4 के पास -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको देखना है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कि H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन है, बॉन्डिंग है, वो ज्यादा अच्छी है या ZnSO4 की। तो यहाँ पर देखिए -15 इलेक्ट्रो वोल्ट, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, +15, तब ये ब्रेक डाउन होगा। एंड हेयर आपको कितना देना पड़ेगा, +20। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ रही है आपको, ये -20 +20, तभी ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इट मीन्स जो लोवेस्ट एनर्जी है, जिसके पास लोवेस्ट एनर्जी होगी, दैट इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा, ZnSO4 के साथ, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है एंड वांट टू अचीव लोवेस्ट एनर्जी आउट ऑफ दिस टू। सो इन दिस वेज H2SO4 एंड हियर Zn, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये कंबाइन किसके साथ करे, Zn के साथ कंबाइन करे। सेकेंड रीजन क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने देखा वो कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। ठीक है, हाई वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स बिटवीन H2 एंड SO4 बिकम लेस। इस रीजन की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स होंगे जो H2 और SO4 में, वो भी कम होंगे। उस रीजन से भी क्या होगा, H2SO4 कहाँ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, Zn। लेकिन Zn की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि Zn एक एटम है, जब तक ये आयन में कन्वर्ट नहीं होगा H2SO4 उसके साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको Zn को क्या करना पड़ेगा, Zn 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब Zn इसमें कन्वर्ट होगा, तभी क्या हो सकता है कि जो H2SO4 है, अब H2SO4 के पास क्या है, 2 नेगेटिव, Zn के पास क्या है, 2 पॉजिटिव। इट मींस ये यहाँ पर क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने ली फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तब इसमें देखिए जो फिनोमेन है वो कैसे चलता है, जैसे ही Zn जो है वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो एनर्जी लेवल है, जब इस ये इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, व्हेन Zn eject electrons, what happen, energy level increase। ठीक है, अब ऐसा होने से इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया एंड दैट डेवलप लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पूरे इसके सरफेस पे क्या हो गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है, उनको मूव करना है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक हो गए हैं, इनको कोई पाथ नहीं मिला। जब तक पाथ नहीं मिलता है, फ्री पाथ नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके सरफेस पे ही रहेंगे। जब तक इसके सरफेस पे है, SO4 भी वहां पर अट्रैक्ट नहीं होता। इट मीन्स we have to give path to this electron to move freely. For that we dip a second electrode here, that is Cu। यहाँ पे आपने Cu कॉपर की जो रोड है वो इंसर्ट की। अब कॉपर की रोड जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देन वी कनेक्ट हियर, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगाया कैपिटल R, and here a switch and connect this two rods। इन दोनों रोड्स को आपने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया है, फ्री पाथ थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है, अब उस रेजिस्टेंस से वो क्रॉस करेंगे। हम यहाँ पर लोड भी लगा सकते हैं, फैन, बल्ब और एनीथिंग, तो ये क्या करेंगे, उसके साथ कोलिजन्स करेंगे एंड इसको ग्लो करेंगे, एंड थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन मूव हियर कॉपर। कॉपर क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और ऐसे चल के ये इसके थ्रू पहुंच जाएंगे। ओके, अब इसका क्या हुआ, H2SO4 का, अब जो H2SO4 है 2H++ एंड प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसके ये आयंस बने।
अब SO4 जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, SO4 किसके साथ कनेक्ट हो गया, Zn2 के साथ, एंड दिस 2H++। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको क्या चाहिए था, Zn2+ एंड SO4, तो ये यहाँ पर कनेक्ट होके क्या बनाता है, ZnSO4। एंड हियर 2H++ जो पॉजिटिव है, इट नीड्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे आपने कॉपर रोड को इंसर्ट किया था, तो 2H++ इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, यहाँ से क्या मिल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिला और वो यहाँ आए। अब जो रिएक्शन होगी वो किस किस के बीच में होगी, 2H++ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले उसको, तो इट फॉर्म H2 गैस। ठीक है, तो H2 गैस, 2H++ यहाँ से सॉल्यूशन से गया, इलेक्ट्रॉन को पाथ मिला, Cu इज कंडक्टिंग, दोनों कंबाइन होंगे और दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। उसको आप कैसे नोटिस करोगे कि यहाँ पर बबल फॉर्मेशन होगी, बबल फॉर्मेशन गिव इंडिकेशन दैट यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया है, हाइड्रोजन गैस का। तो इस तरीके से किसी भी सेल में रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग आप इलेक्ट्रोलाइट चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ZnSO4 एंड दिस H2SO4 का। तो इस तरीके से आप इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करोगे। फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया H2SO4, क्लियर, देन हमने डिप किया एक जिंक रोड, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद Z2SO4 जो है वो रिएक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज, सो H2 और SO4 के बीच में जो फोर्स है वो वीक है, और टेंडेंसी क्या रहेगी कि इसके पास -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी है, मोर स्टेबिलिटी है, तो ये किसके पास अट्रैक्ट होना चाहेगा, Zn के पास। लेकिन Zn एक एटम है, तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आयंस में। आयन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या बना, Zn2+ एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, तो अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर निकलेंगे, ये कंबाइन हो जाएगा एंड ZnSO4 बना। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो पाथ मिला वो चला गया, एंड देन कॉपर इज कंडक्टिंग, तो यहाँ से क्या उठा, 2H++2, ये इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा था, दोनों कंबाइन हुए, दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनी, H2 गैस, और वो बबल की फॉर्म में ऊपर रेज कर गई। अब इस पूरे मैकेनिज्म में हमारे काम का क्या है, फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला है Zn रोड, इसने क्या डेवलप किया, यस, लो पोटेंशियल, इसने क्या डेवलप किया, लो पोटेंशियल। और यहाँ पर जो कॉपर रोड है, यहाँ पर क्या हो डेवलप हुआ, हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया है बाय दिस केमिकल रिएक्शन, कि जो Zn रोड है उसका लो पोटेंशियल हो गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट। Cu रोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो उसने अपना पोटेंशियल रेज कर लिया है। तो यहाँ पर इस पाथ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से आप करंट फ्लो करेगा, यस, कब फ्लो करेगा, जब उसके ऊपर हमने लोड लगाया, ठीक है। इसका आप मान लीजिए कितना डेवलप हुआ, से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसका डेवलप हुआ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये कहानी थी आउटर सर्किट की। अब क्या इनसाइड सर्किट भी करंट फ्लो करता है? सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब हम कहेंगे कि ये ऐसे चल के और ऐसे जाए। तो इसको देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, अब ऐसे आया, अब यहाँ पर SO4 नेगेटिव कहाँ गया, इधर। अब ये जो पॉजिटिव है ये इधर गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आयंस हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, नेगेटिव आयंस, और यहाँ कौन है, पॉजिटिव आयंस। तो इनमें भी क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है, तो यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्लोज सर्किट है यहाँ पर फॉर्म हो गया है, करंट यहाँ पर फ्लो करता है। तो आउटसाइड कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल,
एंड इनसाइड कैसे करेगा, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, H2SO4 के बीच में, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ अंदर की तरफ क्या हो रहा है कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करंट होगा, एंड आउटसाइड कैसे होगा, हाई टू लो। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो कैसे चलते हैं, लो से हाई पोटेंशियल, एंड आउटसाइड द सेल जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां पे चलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज अबाउट योर सेल कि सेल कैसे वर्क करता है, कैसे उसके अंदर करंट फ्लो करता है, एंड हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस दिस टर्मिनल्स, एंड inside the cell what happens to the movement of ions. Now we'll discuss basic terms internal resistance। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो अभी हमने देखा था अबाउट सेल की, सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला H2SO4 और हमने दो यहाँ पर रोड ली, एक जिंक रोड एंड सेकेंड इज कॉपर रोड। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड द सेल ऑल्सो एंड आउटसाइड द सेल ऑल्सो। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट होता है, तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है ये क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट है उसको रोकता है। कौन रोकता है, जो यहाँ पर जो आयंस बने हैं, अब उनका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या चूज किया है। तो उनके साथ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं इन आयंस के, बिकॉज इनका साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड उसकी वजह से ये कोलिजन्स करेंगे एंड इट गिव सम रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बाहर हमने रेजिस्टेंस लगाया दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय कैपिटल R। जो इनसाइड द सेल होगा और जब फ्लो करता है उसके अंदर से करंट, जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है रेजिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद स्मॉल r एंड कैपिटल R। जो सेल के अंदर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो हमने बाहर लगाया एक्सटर्नल लोड पे लगाया दैट इज कैपिटल R। सो इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrodes is known as internal resistance। okay, now clear कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। जब यहाँ पर फ्लो करता है करंट, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा सेल में वो ऑफर क्या करता है, रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो एक रोड से दूसरी रोड तक जाने में करंट को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, बिकॉज जैसे आप चेंज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही वैल्यू ऑफ स्मॉल r विल वेरी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड थिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आप केमिस्ट्री में अच्छे से रीड करते हैं अबाउट कंसंट्रेशन। थर्ड थिंग डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब डिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, एज वी नो जो आपका कैपिटल R होता है वो कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही ज्यादा उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये डायरेक्टली रिलेशन होगा
कि जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। फोर्थ आप देखिए यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया। तो यहाँ पे किस एरिया की बात होगी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रोड्स आपने डिप की हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसका कितना पोर्शन डिप है। अगर इतना पोर्शन डिप है तो दिस एरिया जो फेस करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ तक आपने कर दिया है तो ये जो एरिया है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स डिपेंड करता है कि कितना पोर्शन इलेक्ट्रोड का डिप है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वही आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जितना आप एरिया बड़ा कर रहे हो उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हियर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द common area dipped in electrolyte solution। ठीक है, बिकॉज जितना एरिया आप ज्यादा कर रहे हैं उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर आपने ज्यादा टिप किया है, ज्यादा एरिया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया। एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट टेम्परेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमने इस केस में भी किया था जब हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए एंड फ्लो करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे, तो इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथ क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस कर रहा है इनसाइड अ क्लोज सर्किट। हमने इसको क्लोज सर्किट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब करंट फ्लो करता है तो उसके साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी आता है, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप पढ़ते हो H इज इक्वल टू I²RT। जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, सो इंटरनल रेजिस्टेंस decreases when increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द common area dipped in electrolyte solution, and last point about temperature कि टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब आप न्यू सेल लेके आते हो तो आपने देखा होगा कि उससे जो हम करंट ड्रॉ करते हैं वो ज़्यादा होता है। जैसे ही आपका सेल पुराना होता जाता है उससे जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन कि कितना कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या चूज किया है, इलेक्ट्रोड, वही डिपेंड करता है अब की परफॉर्मेंस सेल की कैसी होगी। तो ये सब था बेटा आपके सेल के बारे में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस का ही पूछा जाता है। सो दिस इज अबाउट सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट EMF एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक EMF and it is electromotive force। है ना, नाम से पता चल रहा है, इट इज ए फोर्स, ऐसा फोर्स जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। तो सेल में हमने देखा कि जो H2SO4 है वो क्या देता है, गिव एनर्जी। ठीक है, सोर्स की तरह काम किया, इसने एनर्जी देता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन कंप्लीट सर्किट, है ना। अगर ये एनर्जी नहीं देगा तो कंप्लीट सर्किट नहीं कर पाएगा। तो EMF को हम यहीं से रिलेट करेंगे कि एक्चुअली EMF है क्या। हमेशा आप EMF जब बात करते तो एक सेल या सोर्स की हम बात करेंगे। इट इज अ डायनेमो और इट इज अ बैटरी, कुछ भी जो आपने सोर्स लिया है
उसका ईएमएफ होता है। और ये ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर को एनर्जी देता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये फोर्स है और यहाँ मैंने कहा एनर्जी। तो एक्चुअल में जो ईएमएफ है वो एनर्जी है और नाम इसका क्या है, फोर्स। तो ये मिसनोमर है कि नाम कुछ और है और काम कुछ और करता है। तो ईएमएफ को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ मिसनोमर। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या देता है, एनर्जी देता है। किसको एनर्जी देता है, कैरियर्स को या चार्ज को देता है, सो दैट इट कंप्लीट इट्स पाथ। तो यहाँ पर हम पाथ देख लेते हैं। यहाँ पर आपने सोर्स लगाया, ठीक है, ये आपने रोलर लगाए हैं, यहाँ आपने लोड लगाया है एंड दिस अगेन बैक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले, अगेन इन्होंने लोड पर फोर्स लगाया, एनर्जी दी इनको, सो दैट ये वर्क करेंगे। यहाँ पे वर्क करने के बाद ये वापस आ गए। तो कौन इनको एनर्जी दे रहा है, सोर्स। सोर्स प्रोवाइड देन एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में देन यहाँ पर ये वर्क हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज amount of work done to rotate a unit positive charge once around the circuit। कि कंप्लीट सर्किट को क्रॉस करने में आपने पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी दी उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर जो कंप्लीट एनर्जी लगी, मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले, ऐसे ऐसे चल के गए, क्लियर। तो सेल का ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर किया, ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर किया। तो कंप्लीट में कितना लगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी कंप्लीट इसको पाथ को कंप्लीट करने में। अराउंड द क्लोज सर्किट कर लीजिए इसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम कहाँ हैं, आउटर सर्किट में हैं। आउटर सर्किट में हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट कि पॉजिटिव से चले और कहाँ तक चले, नेगेटिव। हमें नहीं पता कि जो सेल के अंदर है उसने कितनी एनर्जी स्पेंड की। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स और वो कितना मिला हमें, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी यहाँ पर देखी कि स्पेंड हुई। तो ये किसकी बात हुई, कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट सर्किट में। और ये किसकी बात हो रही है, आपकी आउटर सर्किट ओनली। तो इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो वर्क हुआ है चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में, वो कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम हमेशा क्या मेथड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, हम यहाँ पर पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव मेजरमेंट करते हैं कि कितना वर्क डन हुआ। तो दिस इज अबाउट वर्क डन टू रोटेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ पोटेंशियल। ये आपने पुराना अपने टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, एक तरीके से वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इस ईएमएफ को आप लिखेंगे ऐसे, इसको कैपिटल ई नहीं लिखना बिकॉज कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं। तो ईएमएफ के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे एंड इट्स यूनिट इज अगेन जूल पर कूलम और वोल्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या और ईएमएफ क्या है। आपको दोनों मिलते जुलते ही नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो ईएमएफ होता है वो सेल क्या, सिर्फ सेल के बारे में बताता है, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट टेल्स अबाउट यू दैट दिस टर्मिनल एंड अबाउट दिस टर्मिनल। अगर हमने कंप्लीट की बात की तो वो क्या बता रहा है आपको, ईएमएफ। अगर आप सिर्फ टर्मिनल्स की बात करें, टर्मिनल टू टर्मिनल, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हमने नाम दे दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए ईएमएफ से, टर्मिनल मतलब जो सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल बताता है आपको, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो इसको ध्यान में रखिए कि ईएमएफ क्या है और ईएमएफ का काम क्या है और हम कैसे इसकी वैल्यू को निकालते हैं।
Now we will define terminal potential difference. Terminal potential difference, it is defined as, it is the work done to rotate charge from one terminal of battery to another in outer circuit. यहाँ पे किसकी बात हुई है? आउटर सर्किट, जो आप नोटिस करते हो या लैब में आपको कोई चीज मेजर करनी है तो आप क्या करते हो, जो एपरेटस आपको गिवन है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव को आप जोड़ते हैं और वहां से आप मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट भी क्या होगा? वोल्ट होगा, यूनिट वोल्ट। नाउ इफ वी वांट टू डिराइव रिलेशन बिटवीन कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल potential difference. For that, here this is external resistance. अब आपको जब भी सेल को डिनोट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये आप ऐसे सेल लगाएंगे और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो हमेशा सेल को आपको ऐसे बनाना है, दिस इज सेल, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल आर। सेल के साथ ही आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, तो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो जब भी हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे हमेशा इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो करंट कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे लोड हमने अटैच किया एंड से दिस इज करंट आई, ठीक है। फिर यहाँ से आया और कहाँ से एंटर करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से। सो हियर करंट फ्लोइंग इन सर्किट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I इज इक्वल टू, अब कैसे इसको डिनोट करेंगे हम, दैट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, जो आपने सोर्स लगाया, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर, कैपिटल R, एंड दिस इज, से दिस इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम देखते हैं जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो क्या होगा। अब जो ईएमएफ ऑफ सेल है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, W प्लस W डैश। मतलब एक वो वर्क डन जो आपका कंप्लीट चार्ज को रोटेट करने में हुआ, दैट इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in rotating charge around closed circuit, and plus W डैश हम क्या कहेंगे, वो वर्क डन जो कहाँ हुआ, to bring या rotate charge across terminals. Clear? So this is the total work done. Total work done कितना हुआ, एक W और एक W डैश। फर्स्ट हमने देखा कि जो कंप्लीट रोटेट करने में चार्ज को कितना वर्क डन हुआ है, एंड W डैश जो सिर्फ टर्मिनल्स के अक्रॉस हुआ। नाउ EMF इज इक्वल टू V प्लस V डैश, जो कंप्लीट ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, दैट इज द वर्क डन टू मूव चार्ज। इफ आई सी हियर, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर, ये सेल है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमने बी कंसिडर किया, एंड करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ए से बी कितना पोटेंशियल,
ठीक है, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A to B अगेंस्ट रेजिस्टेंस R प्लस, प्लस क्या है V डैश, V डैश क्या होगा फ्रॉम B to A, B to A, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A, और यहां पर कौन है अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, by using Ohm's law we can say V is equal to IR and V dash is equal to I small r। वैल्यू पुट करिए इन इक्वेशन फर्स्ट, IR plus I this one and this EMF, this is what I common R plus R। तो यहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं, that is I is equal to this one। सेकेंड थिंग जो फॉर्मूला हम यहां से निकालते हैं दैट E इज इक्वल टू V एंड पुट द वैल्यू फॉर दिस V डैश इज IR। तो यहाँ पर V को इधर ले आइए एंड दिस इज E माइनस IR, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, इसलिए इनको मेमोराइज कर लीजिए। अब यहाँ एक चीज नोटिस करिए, V इज इक्वल टू E माइनस IR, E में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब V क्या आएगा स्मॉल आएगा। तो इट इज ऑलवेज कि V इज लेस देन EMF, कि जो V है वो हमेशा कम होगा किससे EMF से। तो एक केस है जिसमें जो आपका V है वो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए IR, इसका मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू क्या हुई सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब आप करंट निकालते हो बैटरी से, जब आप विड्रॉ कर रहे हो करंट, तो उस टाइम पे EMF क्या हो रहा है कम हो रहा है, और हम क्या मेजर कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट इज द कंडीशन व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, या डिस्चार्जिंग हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, EMF मान लीजिए पहले कितना है 10 है, जैसे आप उससे करंट निकालना शुरू करते हो तो वो वैल्यू क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती जाती है, और ये जो सब्ट्रैक्शन है दैट गिव यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो जितना ज्यादा आप यूज करते जाते हो सेल का, तो उसका ये V है वो कम होता जाता है, बिकॉज करंट वहां से निकल रहा है और डिस्चार्जिंग हो रही है। सेकेंड केस इज व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट क्या हो ओपन। अगर सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू क्या होगी जीरो, मतलब नो करंट, नो करंट इज ड्रॉन। अगर कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा तो V इज इक्वल टू E। तो आप यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं EMF की, कि EMF ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। अगेन देखिए EMF of a cell is equal to terminal potential difference when circuit is open। and third case आपका आता है when V is greater than EMF, जब V आपका greater than EMF है। ये केस कब होगा when charging is there, कौन सी कंडीशन हो चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब आप चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का जो चार्जर है वो चार्ज करता है, तो आप उसको क्या लगाते हैं सर्किट में जोड़ते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, ऑन करते हैं, प्लग ऑन करते हैं एंड देन चार्जिंग। उस टाइम पे आपका V क्या होता है ज्यादा होता है देन EMF, और ये जो प्रोसीजर है ये डिस्चार्जिंग के अपोजिट चलता है। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो चार्जिंग में कैसे होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, एंड इन दैट केस V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। फर्स्ट, जब करंट ड्रॉन हो रहा है डिस्चार्जिंग होगी, फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। सेकेंड केस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन I इक्वल टू 0, नाउ V इज इक्वल टू E। थर्ड केस व्हेन चार्जिंग ऑफ बैटरी, इन दिस केस V इज ग्रेटर देन E
एंड फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, 1 2 3, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में आगे यूज करने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। जब आप सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या चेंजेस आएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF में। इस वीडियो को अभी यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।